स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। सो मैं देवेश कुमार शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूं जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज उड़ान में नेक्स्ट चैप्टर, और ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, जेई मेंस में हर बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब अगर हम बात करें कि कौन से सब टॉपिक से इसमें क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, है ना। यहाँ पर कि भाई कौन से सब टॉपिक का जो है वो कितना वेटेज है। अगर इसमें हम बात करें तो काफी सारे वेटेज है, मतलब इस पूरे टॉपिक को हमने 9 सब टॉपिक में डिवाइड किया है, और उनके बेसिस पे हमने देखा है कि कौन से सब टॉपिक से कितना परसेंटेज यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो उनको एक बार देख लेते हैं हम। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, जो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, इनके लिए अगर हम देखें तो 19% जो क्वेश्चंस हैं वो इस वाले पोर्शन से पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इनकी अगर हम बात करें तो 12.5% यहां से भी पूछा गया है। सो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है। उसके बाद किरचॉफ लॉ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स, है ना, इसमें अगर हम देखें तो 18% यहां से पूछा गया है किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इनके एप्लीकेशंस, इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो 5%, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अगर हम बात करें 14%, है ना, तो ये भी एक डिसेंट परसेंटेज है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही ज्यादातर पूछे गए हैं। 19% हो गया पहला टॉपिक हमारा, 18%, 12.5% कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, ये काफी पूछे गए हैं। 14% यानी कि पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये भी अच्छा खासा जो है वो पूछा गया है। उसके बाद बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज हो गया, है ना, और व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्टली पूछ लिया, या फिर मीटर ब्रिज वगैरह के ऊपर इसके क्वेश्चन जो वो पूछ लिए गए, तो ये भी 10.5%, इसका भी डिसेंट परसेंटेज है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन 10% हो गया। इस बार ये सिलेबस जेई मेंस के सिलेबस से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिमेट्री इन सर्किट्स काफी कम पूछा जाता है, 2%। सिमेट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे गए हैं, ऐसा हमें बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9%। ओवरऑल अगर हम देखें तो मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया है ना, कुछ सर्टेन टॉपिक जो बहुत कम पूछे गए हैं, है ना, तो केवल एक आध टॉपिक हम पढ़ ले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना। ऑलमोस्ट हर सब टॉपिक की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, और सबका जो परसेंटेज है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो आसपास ही है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस मेरे कहने का मतलब है कि वो नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई परसेंटेज की बात। अब हम देखते हैं, हम अच्छे से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, और ऑब्वियसली बात है कि वैसा ही कुछ क्वेश्चन हमें जो जेईई मेंस होने वाला है 2024 में, उसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे बोला गया, इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, 5 फैंस ऑफ 80 वॉट एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलोवाट। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल mains is 220 volt. The minimum capacity of main fuse of the building will be। तो डोमेस्टिक पावर सप्लाई हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो उसमें होते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे, उन सब के ऊपर वोल्टेज सेम अपीयर होता है ना, और करंट जो फ्लो होता है ना, अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं तो फिर उस सिचुएशन में डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके, तो हमें बताना है कि जो मेन फ्यूज है, मेन फ्यूज से कितना करंट फ्लो होगा। मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज का मतलब यह है कि एटलीस्ट कितना उसमें करंट, हमें करंट कैलकुलेट करना है कि इतनी कैपेसिटी की उसमें इतना करंट फ्लो कर सके, है ना। तो मिनिमम कितना करंट उसमें फ्लो कर सके, तो मिनिमम कैपेसिटी हमें बताना है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे मैं यहां पर डायग्राम से अगर तुम्हें इस चीज को अगर मैं समझाऊं, तो लेट्स से कि हमारे पास
ये एक रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये एक रेजिस्टेंस हो गया R2, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लेट्स से कि हमने ये फ्यूज वायर यहां पर कनेक्ट किया, दिस इज आवर बैटरी, है ना, ये V वोल्ट का हमने कंसीडर किया। इसमें से लेट्स से कि I1 करंट है और इसमें से ये I2 करंट है ना, और ये V वोल्टेज हो गया। अब इसमें से जो करंट फ्लो होगा यहां से टोटल, दैट वुड बी द I1 प्लस I2, है ना, I1 प्लस I2। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 हम निकाल सकते हैं, I2 हम निकाल सकते हैं, तो I1 प्लस I2 भी हमें मिल जाएगा। अब इसकी मिनिमम कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई I1 प्लस I2 तो करंट फ्लो होगा, है ना, तो एटलीस्ट इसकी इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि ये मेल्ट ना हो जाए, है ना। अगर I1 प्लस I2 जो आया है उससे भी कम करंट में अगर ये मान लो कि मेल्ट हो जाएगा तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर कोई भी इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो I1 प्लस I2 हमने ये निकाला, है ना, तो उससे ज्यादा ही कैपेसिटी इसका होना चाहिए। तो मिनिमम कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या होना चाहिए कि भाई जितनी भी करंट्स यहां पर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी करंट्स आएंगे उनका सम जब हम करेंगे तो हमें ये टोटल करंट मिलेगा, है ना, और ये टोटल करंट के बराबर तो उसका कैपेसिटी होना ही चाहिए, ये हमें यहां पर बताना है, ठीक। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं ये एक बल्ब कंसीडर करूं 40 वॉट का तो उसमें से करंट कितना फ्लो होगा। उसके लिए अगर हम बात करें तो देखो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। I अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सो इट इज P अपॉन V। ओके, अच्छा, उसका पावर हमें दिया हुआ है 40 वॉट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि हर एक इक्विपमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है दैट वुड बी द 220 वोल्ट, ठीक। तो 40 वॉट का जो एक बल्ब है उससे इतना करंट फ्लो होगा। कितने बल्ब हैं टोटल? 15, तो टोटल हम निकाल सकते हैं, है ना। सिमिलरली हम 100 वॉट के बल्ब के लिए भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, फैंस के लिए ऐसा कर सकते हैं, हीटर के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल करंट हम निकाल लेते हैं। जिस तरीके से यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये चीज बताया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने ये आई टोटल ये मैंने यहां पर कैलकुलेट किया, आई टोटल। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहां पर 40 वॉट के कितने बल्ब हैं? 15, तो मैंने किया 15 इंटू 40 अपॉन 220, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें 100 वॉट के बल्ब के लिए तो हमने किया 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 220। ऐसे ही हम कर लेते हैं किसके लिए? फैंस के लिए भी कर लेते हैं, तो 5 इंटू 80 अपॉन 220। और लास्ट में अगर हम देखें तो एक हीटर है हमारे पास, वो है 1000 वॉट का, सो 1000 डिवाइड बाई 220, है ना। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/220 तो मैंने ऐसे लिख लिया, और यहां पर अगर हम बात करें तो 15 इंटू 40 ये बन जाएगा 600, ये बनेगा 500, ये बनेगा 400 और वो बनेगा 1000, है ना। तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो 6 और ये हो गया 1000, 2000 और ये हो जाएगा 25, है ना। सो इट इज 2500। 2500 डिवाइड बाई 220, अगर ये हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर बनेगा हमारे पास 125 डिवाइड बाई 11, ठीक है। दिस इज 125 डिवाइड बाई 11। 125 डिवाइड बाई 11 को फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 11 से कैंसिल करते हैं, यहां पर आएगा 1, फिर 1 बचेगा, तो फिर से आया 1 पॉइंट और फिर बनेगा 40, 11.3, है ना। ये कुछ इस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो 11.3 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा इस मेन फ्यूज वाले वायर से, ठीक है, इससे ये फ्लो होगा। तो मिनिमम कैपेसिटी की अगर हम अब हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन है ना, एटलीस्ट इतना तो उसको बेयर करना ही पड़ेगा, 11.3 एम्पियर, है ना। उससे अब ऑप्शन पर अगर हम जाएं और इन ऑप्शन में मिनिमम कैपेसिटी अगर मुझे देखना हो तो देखो 8 एम्पियर में नहीं ले सकता, 8 एम्पियर में तो मेल्ट कर जाएगा, 10 एम्पियर भी मैं नहीं ले सकता। हाँ, इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो 12 एम्पियर और 14 एम्पियर ये दोनों ही 11.3 से ज्यादा है, लेकिन हमें तो मिनिमम कैपेसिटी बताना है ना, तो हम 14 एम्पियर क्यों सिलेक्ट करेंगे? हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? दैट वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो हमें डोमेस्टिक पावर सप्लाई के बारे में इसमें हमें किस तरीके से हम मेन फ्यूज में करंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आइडिया हमें दिया गया है ना। तो प्रैक्टिकल ये मतलब डेली लाइफ में हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है
है ना। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अप्रोच इसका सिंपल ही रहता है ना, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए। डोमेस्टिक पावर सप्लाई में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली बना पाएंगे। ओके, तो चलो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। So the answer for this question is 1. Okay. So it is the second question. When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is this 2.5 into 10 raised to the power minus 4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 raised to the power 28 meter per meter cube, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू। तो हमें रेजिस्टिविटी इस सिचुएशन में कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो चलो कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये जैसे जैसे हम बात करें कि जो अपना पहला जो टॉपिक था, है ना, जिसमें हमने ड्रिफ्ट स्पीड या माइक्रोस्कोपिक ओम्स लो, है ना, उस चीज से रिलेटेड, उस सब टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। तो वहां पर क्या है, वहां पर कुछ फॉर्मूलाज है, सर्टेन फॉर्मूलाज है, वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, ये फॉर्मूला है। ठीक, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लो इसको बोला जाता है। ओके, तो इससे अगर हम फर्दर और अगर ये है क्या, ये J क्या होता है, दिस इज करंट डेंसिटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर ये सिचुएशन हो गया। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, J और सिग्मा ई, तो मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें तो सिग्मा को अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सिग्मा। 1 अपॉन सिग्मा को लिखा जा सकता है क्या, रेजिस्टिविटी, यानी कि रो। सो दिस इज ई, है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डेफिनेटली हमें कैलकुलेट करना है रो, विच इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई जे, है ना। अच्छा, जे करंट डेंसिटी होता है, और करंट डेंसिटी, अच्छा इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है I, इलेक्ट्रिक करंट which is flowing through the conductor, I is equal to NEAVD, है ना, ये फॉर्मूला होता है। I तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, N क्या हो गया, द फ्री चार्ज कैरियर्स डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है, इट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और स्मॉल e की अगर हम बात करें, स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और VD ये हो गया क्या, ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। तो अगर मैं एरिया को इधर लेकर के आ जाऊं तो देखो ये I डिवाइड बाई A, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा J, और J का जो वैल्यू यहां से हमें दिख रहा है, इट इज NEVD। तो ये वैल्यू यहां पर हम पुट कर सकते हैं। सो रेजिस्टिविटी तो यहां पर बन गया E, और दिस इज NEVD, ये इस तरीके से, है ना। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और उसका लेंथ कितना है, 0.1 मीटर। ठीक, तो यहां से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि ये बन जाएगा क्या, V डिवाइड बाई L बन जाएगा, है ना। तो इसको फर्दर चाहे तो हम इस तरीके से लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख लिया V डिवाइड बाई L, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो, और NEVD। अब देखो इसमें सब कुछ हमें गिवन है, तो मतलब अब डेटा पुट करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो चलो आओ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो V का वैल्यू कितना है, 5, है ना, L भी नीचे आ जाएगा, और N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28। E का वैल्यू अगर हम पुट करें सो इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। उसके बाद VD अगर हम देखें, ड्रिफ्ट स्पीड अगर हम देखें 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, और वो एक L और बचा हुआ है विच इज 0.1 मीटर, तो उसको भी यहां पर लिख लेते हैं 0.1। तो ये हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें आंसर बताना है। सो 10 रेज़ टू द पावर 19, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 23, तो ये बना 10 रेज़ टू द पावर 5 यहां पर बचा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सॉल्व करें 2.5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो नीचे हमारा बचेगा 1.6 इंटू 4, है ना, और ये 0.1 है और ये 10 रेज़ टू द पावर 4 है ना। तो यहां पर ऑप्शंस में 10 रेज़ टू द पावर -5, -6, -8, -7 इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो देखो इसको मैंने ऐसे लिखा 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.6 और इंटू 10 रेज़ टू द पावर
-5, है ना, ये ऐसे बच जाएगा। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने, तो 2.5 टाइम्स, है ना। और फिर जब 1.6 से 2.5 को मतलब 25 को 16 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 1.6 के आसपास आता होगा, हमें दिखाई देगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू हम यहां पर अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना। बाकी ये जो फॉर्मूलाज हैं, तो ये फॉर्मूलाज जो यहां पर हमने लिख दिए हैं, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। तो इसमें इन सब फॉर्मूलाज में कौन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, और फिर तो कैलकुलेशन है, हमें सीधा सीधा सबका वैल्यूज गिवन है, फिर उसके बाद हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इसमें सही जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो हियर इज आंसर। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। दिस इज द नेक्स्ट। इन द सर्किट शोन द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो यहां पर एक सर्किट हमें दिया हुआ है, कुछ रेजिस्टेंसेस, कुछ बैटरीज यहां पर बना करके दी हुई है, और इसमें क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है। करंट हमें बताना है कौन से, 1 ओम, 1 ओम मतलब पी और क्यू के बीच में जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, उसमें से कितना करंट होगा। तो ये क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से है, सो किरचॉफ लॉज, है ना। किरचॉफ लॉ जो हमने किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, वो जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये भी एक अलग सब टॉपिक का क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो जब भी मान लो कि करंट वगैरह इस तरीके से हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले देखो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेज सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, और उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके और फिर हम करंट वगैरह जो भी हमसे पूछा गया है, टोटल करंट पूछा गया है या किसी एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमसे पूछा गया है, वो हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं तो फिर उसमें कौन से किस तरीके का अप्रोच लगाया जाए। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन में हमें कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। और अगर नहीं दे रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करें, ठीक है। ये हम कंसिडर कर सकते हैं। ये 2 ओम और 3 ओम की अगर हम बात करें तो इस 2 ओम और 3 ओम को हम सीरीज में कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नॉट द इश्यू, है ना। उनमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को यहां के बजाय हम यहां पर भी लगा सकते हैं टू कैलकुलेट द करंट, ऑलराइट। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह अगर हमें कैलकुलेट करना हो, लेट से कि इस क्यू पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, तब उस सिचुएशन में हम इन दोनों को एक जगह पर नहीं लगा पाएंगे, है ना, फिर अलग रखना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल करंट हमें निकालना है कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट वगैरह हमें कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट द इश्यू, ओके। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस से हमें करंट बताना है कौन से डायरेक्शन में, पी से क्यू फ्लो हो रहा है या क्यू से पी फ्लो कर रहा है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। किसी भी एक जगह का आप पोटेंशियल कितना कंसीडर कर लो, 0 कंसीडर कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें केवल पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है ना। किसी भी पॉइंट का कितना पोटेंशियल है ये हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, है ना। जब तक इक्वेशन में नहीं दिया जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का इतना पोटेंशियल है, तब तक हम किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। हमें पोटेंशियल डिफरेंस से ही मतलब होता है। तो किसी भी एक जगह का हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, है ना, 0 हम कंसीडर कर लेते हैं। 0 इसी वजह से कंसीडर करते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कंसीडर करने में तो ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो अब वो एक पॉइंट भी किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। किसी एक जगह का हमें कंसीडर करना है, तो किसी एक जगह का क्या, क्यू का 0 मानू, पी का 0 मानू, इधर का 0 मानू, कहां का 0 मानू, ऐसी जगह का 0 मानो जहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो, ऑलराइट। तो या तो आप P का 0 कंसीडर कर लो या फिर Q का 0 कंसीडर कर लो, क्योंकि वहां पर ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हो गए जहां पर 1 2 3, है ना, इस तरीके से 3 ब्रांच कनेक्टेड है, तो वहां पर हम 0 मान लेते हैं। तो लेट्स से कि Q का हम 0 पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं। तो चलो इसके सॉल्यूशन में हम यही बात करने वाले हैं। तो यहां का मैंने पोटेंशियल कितना मान लिया, 0 वोल्ट कंसीडर कर लिया, है ना, और यहां का मैंने कंसीडर कर लिया X, है ना। P पॉइंट का कितना पोटेंशियल मान लिया, X पोटेंशियल मान लिया, ओके। तो मुझे बताओ कि यहां का पोटेंशियल कितना हुआ। तो यहां का अगर X है
और ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हुआ, इट इज x + 6, यहां का पोटेंशियल हो गया, है ना। फॉर द करंट कैलकुलेशन इस 2 ओम रेजिस्टेंस को मैं यहां से हटा करके यहां कनेक्ट कर देता हूं, है ना। करंट कैलकुलेशन में उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। यहां पर भी 3 ओम करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर कुछ अगर आई करंट फ्लो करेगा तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस से भी आई करंट फ्लो करेगा, तो इसको हटा करके अगर मैं इधर लगा दूंगा तब भी आई करंट फ्लो करेगा, है ना। उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट। ओके, तो मैंने यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, तो अभी अगर इधर का x है तो यहां का कितना हुआ, ये यहां से हट गया है 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया, है ना, ऐसे, है ना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाएगा इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहां का x है, तो फिर यहां का कितना होगा, यहां का होगा x - 9, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जाने पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो और कितना कम होगा, 9 कम हो जाएगा, तो यहां का x है तो यहां का कितना रह जाएगा, यहां का x - 9 रह जाएगा, और यहां का 0 है। ओके, तो अब हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया, है ना, ये जंक्शन हमने कंसीडर किया, और किरचॉफ करंट लॉ ये क्या बोलता है कि कोई भी अगर जंक्शन है तो वहां पर सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ये बोला जाता है ना। तो मैं यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट्स से मैंने सबको यहां पर इनकमिंग करंट्स कंसीडर कर लिया, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, इस तरीके से मैंने कंसीडर कर लिया, सबको इनकमिंग करंट्स मान लिया क्यू पर, है ना, इस तरीके का सिचुएशन। तो यहां पर सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, है ना, वो क्या होगा, दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट, और सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स क्या होगा, 0, क्योंकि कोई आउटगोइंग करंट ही हमने कंसीडर नहीं किया, है ना। तो मतलब ये जो तीनों करंट्स हैं, इनकमिंग करंट्स, इनका सम मैं क्या कर सकता हूं, मैं 0 के इक्वल कर सकता हूं। ओके, तो अब मुझे बताओ कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट आएगा वो इधर वाला करंट हो गया, लेट्स से कि इस करंट को मैं नाम भी दे देता हूं कि इसको मैंने I1 कंसीडर कर लिया, इधर वाली करंट को I2 मान लिया, इधर वाली करंट को मैंने I3 कंसीडर कर लिया। सो डेफिनेटली आई कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज I1? I1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसके लिए अगर हम बात करें तो इधर का पोटेंशियल कितना है, x + 6, इधर का कितना है, 0, सो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ x + 6, इधर से करंट है, तो मतलब इधर का पोटेंशियल माइनस ये वाला पोटेंशियल हम करेंगे, क्योंकि करंट हमने I1 राइट डायरेक्शन में कंसीडर किया हुआ है थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। सो I1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x + 6 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस यानी कि 3, है ना, V इक्वल टू IR, सो I इज V/R। और I2 की अगर हम बात करें तो I2 हमने ये कंसीडर किया है, तो इस रेजिस्टेंस से यानी कि x - 0/1, सो x/1, सो इट इज सिंपली x। और I3 की अगर हम बात करें तो इधर का हुआ x - 9, यहां का हुआ 0, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 2 और 3 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 5, तो मैंने लिखा x - 9/5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसका, x का। तो जल्दी से बताओ इसके सिंपल कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 15 एलसीएम लेकर के इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 30, 15x प्लस 3x माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये कितना बन जाएगा, दिस इज 23x, 23x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, है ना, ये यहां पर बन रहा है। सो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा -3/23, और हमसे पूछा हुआ है I2, है ना, कि ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको तो हमने I2 कंसीडर किया है ना, तो I2 हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है x डिवाइड बाई 1, मतलब x। सो x हमें बताना, x हमारे पास आया नेगेटिव साइन की साथ, इसका क्या मतलब, भाई हमने जो करंट कंसीडर किया है I2, उसका डायरेक्शन माना है P से Q, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि करंट P से Q नहीं जाकर के कहां से कहां जा रहा है, Q से P, है ना, तो Q से P वाला हमारा आंसर होगा। तो यहां पर अगर और कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया ही है
है ना। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है, तो फर्दर इसको हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर यहां से डायरेक्टली हो गया कि जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि Q से P करंट आएगा, है ना, और कुछ ना कुछ आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। बाकी दोनों ऑप्शन में P2Q लिखा हुआ है और जीरो तो नहीं है, इस वजह से हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब इसका वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहां पर अगर हम देखेंगे, सो दिस इज माइनस और यहां पर आ जाएगा 0.1 और फिर 70, इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहां पर अगर हम देखें तो इसके बराबर -0.13 एम्पियर इतना करंट हमें मिल रहा है ना। तो ये देखो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है ना, फिर से जो हमने बाकी के क्वेश्चन अभी तक हमने किए थे उससे बिल्कुल अलग, है ना। यहां पर इसमें अप्रोच, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इट इज फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ, है ना। तो एक अलग तरीके का क्वेश्चन फिर से हमें मिला है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम डेफिनेटली हमें फिर से तैयार रहना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। तो चलो इसके बाद तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, this is our next question and it is related to what? It is related to galvanometer, coil resistance, है ना, इस तरीके का सिचुएशन है हमारे पास। तो ये कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में। A galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection when a current of 1 milliampere is passed through it. The value of the resistance which can convert this galvanometer into ammeter giving a full scale deflection for a current of 10 ampere. तो यहां पर गैल्वेनोमीटर से क्या बनाया जा रहा है, एक अमीटर बनाया जा रहा है। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, किस तरीके का सिचुएशन होता है। तो सबसे पहले उसको जल्दी से उसको हम समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। तो चलो आओ सॉल्यूशन की जल्दी से बात कर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, लेट्स से कि दिस इज गैल्वेनोमीटर कोइल और उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है जिसको गैल्वेनोमीटर कोइल का रेजिस्टेंस बोला जा सकता है या सिंपल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोला जा सकता है। तो ये कोइल हो गया और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जनरली उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर और सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं स्मॉल जी, है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, आर जी से उसको हम डिनोट कर लेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आरजी है ये हमें यहां पर दिया हुआ है सीधा सीधा कितना 100 ओम, ये 100 ओम हमें दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि जब 1 मिली एम्पियर का करंट इससे पास करवाते हैं, है ना, इस गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर करंट अगर हम फ्लो करवाएंगे तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन आ जाता है ना। मतलब इसका नीडल है वो पूरा पूरा घूम जाता है। मतलब अगर 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट अगर हम फ्लो करवाएंगे तो उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक। ये सिचुएशन है। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट हमें इसका दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अब इस गैल्वेनोमीटर से हमें अमीटर बनाना है। अमीटर मतलब जो ज्यादा करंट की वैल्यूज को मेजर कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं। तो अगर हमें अमीटर बनाना होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ता है ना। तो उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, आर, है ना, इसको हम आर मान लेते हैं। तो ये आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है कि इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं जिससे कि ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाए और फुल डिफ्लेक्शन कब आए उस अमीटर में, फुल डिफ्लेक्शन कब आए जब 10 एम्पियर तक का मैं करंट फ्लो करवा दूं, है ना। तो ये जो पूरा यहां पर ये जो पूरा हमने ये बना लिया है, अब ये क्या बन गया है, अब ये अमीटर बन गया है। अगर ये अमीटर बन गया तो इधर से मैं करंट फ्लो करवाऊंगा कितना 10 एम्पियर, तब जाकर के फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो होना यह चाहिए कि 10 एम्पियर करंट अगर इधर फ्लो करवाया तो फुल डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर तो फुल डिफ्लेक्शन कब दिखा देगा, जब इसमें से करंट फ्लो होगा कितना, तो 1 मिली एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो गया। तो जो बाकी का करंट है वो किधर चला जाना चाहिए, वो इधर चला जाना चाहिए। तो 10 माइनस 0.001, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 9.999, ठीक है। ये इतना करंट यहां पर जाना चाहिए, ओके। और 1 मिली एम्पियर करंट इधर, तो 10 एम्पियर पर जाकर के फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो इस तरीके का ये सिचुएशन हुआ। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो बस हमें इतना करना होता है ना। गैल्वेनोमीटर से बन गया अमीटर, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ और ये सिचुएशन यहां पर बना लो। अब यहां पर अगर हम देखें
तो देखो ये R और ये RG आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, बस उसको बराबर कर दो। तो देखो मैंने लिखा R इंटू 9.999 दैट इज इक्वल टू RG विच इज 100 और इंटू 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 इंटू 10⁻³ तो बस यहां से ये हमें R मिल गया। इसको लिखा मैंने क्या, 10⁻⁻1 और इट इज 9.999। तो इसको मैं कितना मान लेता हूं, इसको मैं 10 कंसिडर कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1/100, है ना। इसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहां पर, तो इसको चाहे तो हम ऐसे करके लिख लें, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 1/100, सो इट इज 0.01 ओम, इट इज 0.01 ओम विच इज इन ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्जन का क्वेश्चन जब भी हमसे पूछा जाएगा, सो दिस इज द प्रोसीजर। और मेरे हिसाब से अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, हर बार हमें यही चीज करना रहेगा। ओके, तो ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, तो क्वेश्चन वैसा ही है, कन्वर्ट इट इनटू द वोल्टमीटर। देखो दोनों तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर से अमीटर में हो, कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में हो, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। तो दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, उससे ये रिलेटेड है। तो चलो इसमें क्या करना होता है, तो देखो उस चीज को मैं फिर से यहां पर बना देता हूं कि ये है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस RG, ये गैल्वेनोमीटर कोइल है ना, जिसमें नीडल वगैरह लगा होता है, जिसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये वो हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब इसको मुझे वोल्टमीटर में बनाना, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये जो गैल्वेनोमीटर कोइल होता है उसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, उसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं। तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया R, है ना। तो इस R का वैल्यू हमसे यहां पर पूछा जाएगा। तो फिर से देखो उसी तरीके का सिचुएशन दिया हुआ है, ये है फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और हमें कन्वर्ट करना है इसको वोल्टमीटर में कि ये कितना वोल्टेज मेजर कर पाए, ये 10 वोल्ट मेजर कर पाए, है ना। कि मतलब अब ये जो पूरा यहां से यहां तक का ये जो है ये वोल्टमीटर बन चुका है। तो इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के अक्रॉस हमने लगाया कितना, 10 वोल्ट, तब जाकर के इसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट आना चाहिए। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट है कितना, फुल डिफ्लेक्शन करंट इज 5 मिली एम्पियर, है ना, इट इज 5 मिली एम्पियर। तो देखो ये RG और ये R दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 10 वोल्ट इज इक्वल टू करंट और इन दोनों का सम, है ना, क्योंकि सीरीज में है। तो मैंने लिखा 5 इंटू 10⁻³ और RG यानी कि 15 और हो जाएगा R, जो कि हमें कैलकुलेट करना है ना। तो ये हो जाएगा 2, फिर ये बन जाएगा 2000 में से 15 इधर लेकर के आओगे तो R का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, 19, है ना। 15 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 1985, है ना, 1985 ओम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1.985 इंटू 10⁻³ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने देख लिए। ध्यान रखेंगे कि अमीटर बनाना हो तो क्या करेंगे, वोल्टमीटर बनाना हो तो क्या करेंगे, दिस इज द प्रोसीजर, है ना। तो क्वेश्चन ये इस तरीके के अभी गलत नहीं होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ओके, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके का सर्किट देखो फिर से हमें दिया हुआ है, हमें फिर से चले जाना है किसके ऊपर, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, है ना। फ्रीक्वेंटली वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलो देखो इसमें हमें क्या करना है, कुछ सर्टेन बैटरीज हमें गिवन है, कुछ रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड है ना। देखते हैं कि इसमें हमें बताना है कि हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें बताना है। तो देखो अप्रोच मैंने बताया था कि अगर कोई भी सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ समझ में ना आए, है ना, तो किसी भी एक जगह क्या 0 वोल्ट कंसीडर कर लो। तो चलो कहां पर हम कंसीडर कर लें, तो चलो जैसे मैंने बोला था कि जहां पर ज्यादा कॉम्बिनेशन हो वहां पर मान लेना चाहिए, तो हमने उस हिसाब से यहां पर 0 वोल्ट कंसीडर कर लिया। बहुत अच्छी बात है, यहां पर 0 वोल्ट माना। यहां पर 0 तो इधर कितना होगा,
इधर होगा 2 वोल्ट, है ना, क्योंकि ऐसे अगर मैं आऊंगा तो 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, माइनस है, ये प्लस है, 2 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो यहाँ का कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। फिर यहाँ का भी कितना, यहाँ का रहेगा 2 वोल्ट, है ना, क्योंकि बीच में तो कोई रेजिस्टेंस बैटरी वगैरह कुछ है नहीं, है ना, तो ये 2 वोल्ट, तो ये भी 2 वोल्ट। फिर यहाँ का 2 वोल्ट है, तो जब मैं इधर जाऊंगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो 2 वोल्ट वापस से कम हो जाएगा, तो यहाँ का कितना हुआ, यहाँ का फिर से 0 वोल्ट हो गया, यहाँ का कितना हो गया, यहाँ का 0 वोल्ट। फिर यहाँ से इधर गए तो यहाँ का हो गया -2 वोल्ट। क्यों हो गया, आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं। यहां से अगर हम देखें तो यहां पर भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ का भी कितना हो जाएगा, यहाँ का भी -2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ -2, फिर से प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ का कितना होगा, यहाँ का -4 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ का भी कितना होगा, यहाँ का भी -4 वोल्ट होगा। अब मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम्हारा आंसर होगा कि 0, है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां पर भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां पर भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, किसी भी एक फाइनाइट रेजिस्टेंस से किस तरीके से करंट आ सकता है, तो करंट नहीं आएगा। सो आंसर क्या है ना, V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास, तो है ना, फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर ये हमारे पास है तो डेल्टा V होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी कुछ करंट मिलेगा। तो इस सिचुएशन में I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 0 है, किसी भी रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये सिंपल सा अप्रोच हमें यहां पर दिखना चाहिए, है ना, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल सा एक जगह पर हम 0 कंसीडर करें, है ना, प्रोसीड करें, और फिर हमें साफ साफ दिखने लग जाएगा कि क्या यहां पर आंसर है ना। तो इसका सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन था। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इज 2। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो कि एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के, उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर जिस तरीके से इसमें बोला गया उस तरीके से अप्रोच करेंगे तो हमारा आंसर भी आएगा। तो देखते हैं, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज shift to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How much was the resistance on the left slot before interchanging the resistances? So it is a good question, है ना। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस तरीके से हमें दिखाई देता है उसकी हम बात करते हैं। तो लेट्स से कि यहां पर एक ही रेजिस्टेंस है ना, इसको हमने मान लिया P, इसको मान लिया Q। ओके, और यहां पर होता है हमारे पास मीटर ब्रिज वायर, है ना, जिसका मीटर ब्रिज है तो उसका जो लेंथ होता है इट इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर ये होता है। फिर इसके बाद यहां पर लगा देते हैं हम बैटरी कुछ इस तरीके से। बीच में होता है गैल्वेनोमीटर जो कि डिफ्लेक्शन मेजर करता है, और जॉकी के साथ इसको इस मीटर ब्रिज वायर के ऊपर अलग अलग जगह पर हम टच करते हैं और देखते हैं कहां पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। सो दिस इज द सिचुएशन। तो अब हम पढ़ते हैं कि यहां पर तो एक रेजिस्टेंस हो गया P, एक रेजिस्टेंस हो गया Q। इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 किलो ओम। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा P प्लस Q इज इक्वल टू 1000। सबसे पहला तो ये इक्वेशन हमने यहां पर लिख लिया, P प्लस Q इज इक्वल टू 1000। एक तो हमें ये दिया हुआ है। अब उसके साथ क्या कि इंटरचेंजिंग, सबसे पहले मान लो कि इंटरचेंज नहीं किया है, इसी तरीके का सिचुएशन है, तो हमने माना कि जो बैलेंस पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट यहां पर आया, और ये जो लेंथ है लेट से ये L है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस L हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर जो शिफ्ट हुआ वो 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो उसी फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये L सेंटीमीटर, तो इधर वाला हुआ 100 माइनस L सेंटीमीटर, और इसमें डिफ्लेक्शन अभी 0 है। इसमें अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो क्या हम लिख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये काम कर रहा है, बैलेंस है क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा P डिवाइड बाई L शुड बी इक्वल टू या विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई 100 माइनस L। एक तो इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज हमने किया तो Q इधर चला गया, P इधर चला गया। उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि ये जो बैलेंस पॉइंट था
जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा था वो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में खिसक गया, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या इक्वेशन आना चाहिए। इसकी जगह यहां पर क्यू आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये यहां आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो अभी यहां पर क्यू लिखूंगा मैं, है ना, तो मैंने लिखा क्यू, और बैलेंस पॉइंट पहले एल पर था, अभी 10 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो अभी जो बैलेंसिंग लेंथ हुआ इधर का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L माइनस 10। ओके, और इधर लिखूंगा मैं P डिवाइड बाई, इधर का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर का लेंथ पहले 100 माइनस एल था, है ना, अभी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 110 माइनस एल। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब बस ये इक्वेशंस है और इनको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें आंसर बताना रहेगा कि क्या इसमें आंसर रहेगा। ओके, तो चलो हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां से P बाई क्यू का वैल्यू और यहां से भी P बाई क्यू का वैल्यू ये हम कैलकुलेट कर लेते, दोनों को इक्वेट कर देते। तो यहां से P बाई क्यू का जो वैल्यू आया वो आया L अपॉन 100 माइनस एल। इक्वेशन नंबर 1 से P अपॉन क्यू का वैल्यू है। यहां से P अपॉन क्यू का वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा 110 माइनस एल अपॉन L माइनस 10। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 10L, दैट इज इक्वल टू 100 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, सो 11000 और माइनस 100L, फिर माइनस L को कर लेते हैं, सो माइनस 110L फिर प्लस L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर से L स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। ओके, और इन दोनों टर्म्स को भी इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा 200L। सो L इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई कितना 2, तो ये आ जाएगा कितना, यहां पर 1100 डिवाइड बाई इस 11,000 था ये, और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 200, है ना, सो 110 अपॉन 2, है ना, तो 55 सेंटीमीटर ये हमें मिलेगा, है ना। तो एक जीरो हम हटा लेते हैं यहां से, ठीक है, तो 55 सेंटीमीटर यहां पर इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा, दिस इज 55 सेंटीमीटर। तो मतलब बैलेंसिंग लेंथ जो L था, मतलब इंटरचेंज करने से पहले जो ये वाला लेंथ था वो कितना था, वो 55 सेंटीमीटर था। उसके बाद जब हमने इंटरचेंज किया तो ये इधर वाला लेंथ कितना हो गया होगा 45, तो उधर वाला कितना हो जाएगा 55, है ना, इस तरीके से होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि बिफोर इंटरचेंजिंग लेफ्ट स्लोट में कितना रेजिस्टेंस था, ये हमें बताना है। तो ये बिफोर चेंजिंग इधर P था इधर Q था, तो हमें P बताना है। ठीक, तो अगर हम P कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम किसी भी इक्वेशन में यहां पर हम ये पुट करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि P बाई क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है। P बाई क्यू इज इक्वल टू, P बाई क्यू हमने निकाला था L डिवाइड बाई 100 माइनस एल, यानी कि 55 अपॉन 45 इस तरीके से, सो इट इज 11 डिवाइड बाई 9। अब पहला इक्वेशन का हम यूज कर लेते, उसमें P निकालना है तो Q की जगह हम पुट कर देंगे, सो P प्लस Q की जगह हमने पुट किया 45P अपॉन 55, दैट इज इक्वल टू 1000, या 11 डिवाइड बाई 9, है ना, 11 डिवाइड बाई 9 इसको हम पुट कर सकते हैं। तो देखो उधर हो जाएगा कितना 9000, है ना, हमने सही पुट किया यहाँ पर। P प्लस क्यू इज 1000, तो P प्लस क्यू की जगह कितना हो जाएगा 9P डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो सिंपल, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो इट इज 9P अपॉन 11 क्यू की जगह पर, है ना। ओके, 9P अपॉन 11, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 20P, दैट इज इक्वल टू 11,000, देयरफॉर P इज इक्वल टू 550। ओके, तो अब बिफोर इंटरचेंजिंग इस सिचुएशन में जो P का वैल्यू है वो कितना है, तो वो 550 ओम है ना। तो 550 ओम होगा, यहां पर ये किलो ओम नहीं आएगा, है ना, इन किलो ओम को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इससे। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, है ना।
तो 550 ओम होगा, दोनों का सम ही 1000 है तो किलो तो कहां से आ जाएगा, है ना, 550 ओम, दिस इज अवर राइट आंसर। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए हैं, तो इसमें देखो अपने को क्या करना था, है ना, ये प्रोसेस जो है वो हम ध्यान रखें, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। This is the next question. A constant voltage is applied between two ends of metallic wire. If the length is half and the radius of the wire is double, the rate of heat developed in the wire will be. So this question is related to the subtopic power, है ना, power in electrical circuits. तो उस वाले से ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें तो पावर का फॉर्मूला, पावर के लिए अगर हम देखें तो कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड, है ना, ये जो पॉइंट है इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं पावर को V इंटू, देखो V इंटू आई भी लिख सकते हैं, है ना, इसी को हम V स्क्वायर अपॉन R लिख सकते हैं, या इसी को ही हम I स्क्वायर R लिख सकते हैं। तो पॉइंट होता है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है ना, ये हमें दिया हुआ है, और फिर रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, मतलब वही पावर की ही हमसे यहां पर बात हो रही है, तो पावर ही हमसे पूछा जा रहा है। अब इसमें वोल्टेज तो इन्होंने कांस्टेंट दे दिया, है ना, और चेंजेस किस में कर रहे हैं, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर, रेडियस ऑफ द मेटेलिक वायर, उससे होगा क्या, उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इसका मतलब हमें जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो कौन सा यूज करना चाहिए, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V सेम है, इस वजह से सीधा मैंने लिखा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मतलब R होता है रो इंटू L अपॉन A। तो यहां पर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन L, इस तरीके से मैं लिखूंगा, क्योंकि रो तो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, वो तो चेंज हुआ नहीं है ना, तो उसको हमें नहीं करना है। तो सीधा सीधा मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, तो मैंने ये ऐसा लिख लिया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डिवाइड बाई L। अब A में भी अगर हम देखें, A में भी हमें देखें तो हमें तो रेडियस की फॉर्म में गिवन है, तो इसको पाई R स्क्वायर लिख लिया और इसको L लिख लिया। अब बताओ क्या किया है, रेडियस तो कर दिया डबल, तो उससे हो जाएगा 4 टाइम्स, और लेंथ क्या कर दिया, हाफ, है ना, लेंथ डिनोमिनेटर में है उसको हाफ कर दिया, उससे भी बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 4 टाइम्स रेडियस को डबल करने की वजह से बढ़ा, और अगेन 2 टाइम्स किसकी वजह से बढ़ा, तो लेंथ को हाफ करने की वजह से। तो मतलब जो नया पावर आएगा दैट वुड बी द 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस पावर, है ना। यहां से ये सिचुएशन हम बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होगा बाई 8 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल कैटेगरी में डेफिनेटली हम रख सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल केवल इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए, और रेडियस लेंथ को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये अपने को पता होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। This is the next question. In the given circuit, all resistances are of the value R ohm each. The equivalent resistance between A and B. तो इस तरीके का सर्किट हमें दिया हुआ है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हमें कैलकुलेट करके बताना है कि A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट अच्छा खासा बड़ा सर्किट हमें दिया हुआ है, हमें सीरीज पैरेलल देखना है, सीरीज पैरेलल दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, है ना, वो इस तरीके का सिचुएशन है ना, या फिर क्या सिमेट्री हमें लगाना पड़ेगा, क्या वो सिचुएशन है, या फिर हम थोड़ा और अच्छे से देखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें अब मैं बता रहा हूं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है ना, इसमें केवल हमें पाथ देखना है कि किस तरीके से वो करंट फ्लो होगा ए से बी के बीच में, है ना। ये तो हमें पता है कि जो करंट होता है वो जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज्यादा फ्लो होता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए ए से बी के बीच में हमें चलना है ना। डायग्राम देख करके सीधा सीधा ये नहीं समझ लेना यार इसमें तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। सीरीज पैरेलल यहां से मैं स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करके दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर उसके बाद भी कहीं दिखेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके का सिचुएशन कुछ देखें हम, जैसे मान लो कि यहां से करंट निकला, यहां से करंट निकला, अब उसके पास यहां पर ऐसे 3 पाथ दिख रहे हैं, एक पाथ इधर है, एक पाथ इधर है, एक पाथ इधर है। ये कुछ इस तरीके का
सिचुएशन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली उस करंट को कहां पहुंचना है, चाहे वो इस पाथ से जाए, चाहे वो इस पाथ से जाए, चाहे वो इस पाथ से जाए, अल्टीमेटली उसको यहां पर इस जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतना करंट यहां से निकलेगा भी, सही है ना, चार्ज कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां से जब करंट निकला तो उसके पास तीन पाथ थे, इधर इधर इधर, है ना, इस पाथ से इधर घूम घाम करके इधर आएगा, इस पाथ से घूम घाम करके इधर आएगा, इस पाथ से घूम घाम करके इधर आएगा, है ना, इस तरीके का सिचुएशन है। अब मुझे बताओ कि अगर इस पाथ से गया तब भी उसे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले, इस पाथ से गया तब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा उसको इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले। लेकिन अगर वो इस पाथ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घूम करके वापस आ गया, बताओ उसे कितना रेजिस्टेंस मिलेगा? उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, है ना, उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब सारा का सारा जो करंट होगा, ना तो इस पाथ से कोई करंट जाएगा, ना ही इस पाथ से कोई करंट जाएगा, जो यहां से करंट होगा वो सीधा इस पाथ से होता हुआ यहां पर वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली इस सिचुएशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना, क्योंकि इस तरीके से हमने यहां पर ये कनेक्ट किया हुआ है ना, इस पॉइंट को, भाई जितना पोटेंशियल लेट से कि यहां का V होगा तो यहां का भी V होगा, तो यहां का भी V होगा, तो यहां का भी V होगा। सो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इधर भी कोई करंट नहीं जाएगा, करंट सीधा इस तरीके से चल करके यहां पर पहुंच जाएगा। तो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में। तो जब हम बैटरी वगैरह लगाएंगे और करंट वगैरह फ्लो होगा तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो यही दो रेजिस्टेंस काम में आएंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और दोनों के दोनों आपस में कैसे रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 2R। इसमें कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है ना, केवल सीधा सीधा आंसर हमें मिल जाएगा इसमें 2R। ठीक है, तो ये केवल इतनी सी बात इसमें हमें ध्यान रखनी है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि कहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग तो नहीं हो रही है ना, इस तरीके का ये जो चीज हमने यूज किया है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, है ना, तो उस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट, अ हीटिंग एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस इन इट एंड टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन रूम टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो देखो रेजिस्टेंस किस तरीके से अफेक्ट होता है जब हम टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं। जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर्स, है ना, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो इसी के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है कि किस तरीके से उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है और उससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे 100 ओम दिया हुआ है ना, और 220 वोल्ट जब लगाते हैं तो 2 एम्पियर का करंट पास किया और टेम्परेचर इतना हो गया। रूम टेम्परेचर पर तो 100 ओम था, है ना, और जब हमने उसमें से करंट फ्लो करवाया 2 एम्पियर का, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके, तो क्या हुआ, तो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब मुझे बताओ कि जब 220 वोल्ट लगाया और इतना करंट फ्लो हुआ तो उसका रेजिस्टेंस बाद में R डैश अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो 220 डिवाइड बाई 2 यानी कि 110 ओम। तो पहले कितना था, 100 ओम, लेकिन जब ये करंट फ्लो करवाया तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो पहले 100 ओम था, लेकिन बाद में कितना हो गया, बाद में 110 ओम हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अल्फा। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस तो उसी का यूज करो। तो यहां पर हम बात करें तो बाद में जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 110। पहले कितना था, पहले था 100। 1 प्लस अल्फा कितना है, अल्फा हमसे पूछा जा रहा है, और डेल्टा टी उन्होंने बोला कि बाद में टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो जाता है ना, तो दिस इज द डिफरेंस, है ना, तो ये दिस इज द डिफरेंस। तो यहां लिख दिया हमने 500। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम।
यहां पर ये हुआ 1.1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा इंटू 500, देयरफॉर एल्फा इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 500, है ना। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 5 2 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। इस तरीके से पर डिग्री सेंटीग्रेड ये हमें मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, हमारा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना। सो 2 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर बनेगा, है ना। तो देखो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी डिफरेंट वेरिएशन है कॉन्सेप्ट के, वो हमारे कवर हो जाए, है ना, और अच्छे से हमें रिवीजन हो जाए हमारे इस चैप्टर का। ठीक, तो ये अपना इसमें आंसर अगर हम देखें तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। Here is the next question. In the given circuit, the internal resistance of the 18 volt cell is negligible. If R1 is, तो 18 volt cell है ना, इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं लेना है। If R1 is 400 ohm, R1 दिया है, R3 दिया है, R4 दिया है, and the reading of the ideal voltmeter across R4 is 5 volt, then value of R2 will be। तो देखो ये क्वेश्चन भी किरचॉफ वोल्टेज लो और उस तरीके से किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, उनसे रिलेटेड है ना। किस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइड करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किस तरीके से हम करंट डिवाइड करते हैं, ओके, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सब चीजें अपने को पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन हम डेफिनेटली हम कर पाएंगे। तो हमें R1 दिया है, हमें R3 R4 दिया है, हमसे R2 पूछा हुआ है, और इसके साथ साथ हमें यह भी दिया हुआ है कि R4 के अक्रॉस अगर हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो उसका क्या रीडिंग आता है, यह भी हमें दिया हुआ है। ओके, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैल्यूज हम लिख लेते हैं। R1 इज 400 ओम, R3 इज 100 ओम, R4 इज 500 ओम, और R2 में बताना है, और R4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 5 वोल्ट है। तो एक बात तो पक्का है कि R3 और R4 सीरीज में है। R3 और R4 अगर सीरीज में होंगे तो दोनों में करंट भी सेम होगा। दोनों में अगर करंट सेम होगा तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं कि इन दोनों के ऊपर टोटल मिलाकर के कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ये मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर करंट सेम होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में है। तो ये 500 ओम है और तो इसके ऊपर आया 5 वोल्ट। तो अगर ये 100 ओम है तो इसके ऊपर कितना आएगा? इसके ऊपर आएगा 1 वोल्ट। इसके ऊपर कितना आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा 1 वोल्ट। अब ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच पैरेलल में है, इसका मतलब इसके ऊपर भी, इसके ऊपर कितना हुआ? इसके ऊपर हुआ 6 वोल्ट, टोटल मिलाकर के 6 वोल्ट, है ना। टोटल कितना है? टोटल 18 वोल्ट है। इसका मतलब इस 400 के ऊपर कितना बचा? इस 400 के ऊपर बचा 12 वोल्ट। इसके ऊपर कितना बच गया? 12 वोल्ट बच गया। ओके, अगर ये 12 वोल्ट है और ये 400 है तो यहां से अब हम करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ब्रांच से कितना करंट है। तो अगर इस करंट को अगर मैं I ले लेता हूं तो बताओ I कितना होगा? I हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 400, है ना, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर ये करंट होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो है 600, और R2 मुझे कैलकुलेट करना है, R2 में कैलकुलेट करना है ना। और यहां से ये करंट आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, 6 वोल्ट, और इस तरीके का ये सिचुएशन हुआ। तो अब यहां से जब ये करंट इधर और इधर जाएगा तो ये डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो अब इधर कितना करंट है ये हम निकाल सकते हैं। तो अगर इधर का करंट अगर मैं I1 कंसिडर कर लेता हूं, सो व्हाट इज I1?
I1 बताएंगे सब लोग, तो I1 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 600, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या केवल 5 डिवाइड बाई 500 से भी हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। तो यहां से चला 3 इंटू 10⁻², ऊपर चला गया 1 इंटू 10⁻², तो इधर जो गया, इधर गया 2 इंटू 10⁻², इधर करंट आया है ना। तो इसको हम I2 बोल लेते हैं। तो अगर मुझे I2 पता है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये मुझे पता है, तो R2 बताना है ना, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इट इज 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻², है ना। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 300 ओम। तो जो R2 का वैल्यू होगा, R2 का वैल्यू कितना होगा, 300 ओम। देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। तो देखो प्रोसीजर देखो हमने क्या किया है ना, पूरे क्वेश्चन में हमने वोल्टेज को डिवाइड किया, हमने करंट को डिवाइड किया, है ना, और ये सिचुएशन से हमारा ये आंसर बन गया, है ना। तो ये बातों को जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर देख रहे हैं, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इनको डेफिनेटली हम ध्यान रखें। वापस से इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज द नेक्स्ट। व्हेन द स्विच एस in the circuit shown is closed, then the value of current I will be। तो अभी यहां पर अगर हम देखें, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ करंट लॉ, है ना। किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को चलो हम ध्यान से कर लेते हैं। तो अगेन जैसे पहले ही मैंने बताया था, यहां का पोटेंशियल हमें 0 दिया हुआ, इस स्विच को क्लोज करते ही हमसे पूछा गया कि करंट I का मतलब देन द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो करंट है ये I, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या हमारा आंसर होगा। तो इस जगह का पोटेंशियल हम कंसीडर कर लेते हैं x, है ना। अगर हम x कंसीडर करें तो I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है और I इधर जा रहा है। तो बताओ किरचॉफ करंट लॉ, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ all the outgoing currents। तो definitely I can write I1 plus I2 that is equal to I। What is I1? So यहाँ का potential है 20, I1 इधर माना है, higher potential to lower potential जाएगा, तो हम करेंगे 20 minus x, 20 minus x divided by resistance यानी कि 2, और plus I2 यानी कि 10 minus x divided by 4 that is equal to I यानी कि x minus 0 divided by 2। तो सबसे पहले तो हम x यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरी को हमने इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 40 minus 2x plus 10 minus x plus 2x, तो ये बन जाएगा 5x is equal to 50। ओके, 5x is equal to 50, therefore x is equal to 10, x is equal to 10 वोल्ट, है ना। तो इसका मतलब इस जगह का जो C टर्मिनल है, C जो पॉइंट है, उसका पोटेंशियल कितना होगा, इट इज 10 वोल्ट। इसका मतलब I2 कितना हो गया, I2 0 हो गया। I1 कितना हुआ, तो 20 minus 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इधर से चल करके इधर ही तो जाएगा, क्योंकि इधर तो करंट है नहीं, या सीधा सीधा यहां से भी निकाल सकते हैं, 10 minus 0 डिवाइड बाई 2 इट इज 5। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो 2 ओम है जो कि स्विच से कनेक्टेड है, उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 5 एम्पियर। ओके, सो द सेकंड ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। इसमें काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। इसका पार्ट 2 हम कल देखेंगे। इसमें और भी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स को उस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो एलन डिजिटल के साथ अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।